जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक वो बलूचिस्तान की वो यूथ कि जिसका जब मैं ऐसी इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग कर रही थी, ट्विटर वगैरह को देख रही थी, तो मेरी नज़र से एक प्रोफाइल गुजरी और उस प्रोफाइल को देख के मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि पहले तो मैंने जब उसको देखा तो उसका जब सिलसिला देखा मैंने प्रोफाइल पे, जो उनका अबाउट था कि जी उनका जो बायो था कि जी वो बलूचिस्तान की वॉइस हैं और इस तमाम सिलसिला, तो मैं यही समझ रही थी कि जो बलूचिस्तान के हवाले से हमारे मुमलिकत पाकिस्तान में जो जिस किस्म की कयास आराइयाँ या जिस किस्म की बातें हैं, तो उन्हीं उसी चीज़ को मैं समझ रही थी। मेरे लिए हैरत का इज़ाफ़ा मैं हैरान जब हुई कि जब मैं ये देखा मैंने कि साबिक डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने मौजूद को फॉलो किया हुआ है, तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा कि नहीं, ये मतलब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये गैर मामूली शख्सियत है। मैंने इनका फिर प्रोफाइल पूरा चेक किया तो मेरे मुंह पे हैरत के दरवाजे वाह होते गए, खुलते गए। मैं हैरान थी कि बलूचिस्तान का नौजवान, बलूचिस्तान का बच्चा वो जनाब बात कर रहा है रियासत पाकिस्तान के हक में, वो माशाल्लाह से बात कर रहा है फ़ौज पाकिस्तान के हक में। नाम है उनका इंजीनियर साद कलीम साहब, और मैंने जिससे फ़ौरन राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, आपका कुछ वक़्त लेना चाहती हूँ। उन्होंने भी माशाल्लाह इस चीज़ को, मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और मैं इनसे वो बातें करूँगी कि जो बातें हमने कभी भी हम लोगों ने नहीं सुनी। हमने तो यही सुना है कि जनाब बलूचिस्तान में बड़ी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जनाब रियासत पाकिस्तान बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है, अफ़वाज पाकिस्तान बहुत जुल्म ढा रही है। मगर इस नौजवान ने, जो बलोची पाकिस्तानी नौजवान है और जो फ़ख्र से कहता है कि मैं हूँ बलोची और मगर मैं उसके साथ सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ। अस्सलाम वालेकुम साद कलीम साहब, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम ज़ारा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर टुडेज सेशन। मैंने आपके चैनल के काफ़ी जो आपने प्रोग्राम्स किए मैंने देखे हैं, माशाल्लाह दे आर वेरी थॉटफुल एंड दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव। और मैं आपका अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज अहम मौजू को बलूचिस्तान को लेके चुना। पाकिस्तान में आपका मशहूर हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वेलकम। मुझे कहना ये है कि हमने साथ, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हमने तो यही सुना है बलूचिस्तान के हवाले से कि रियासत एक अलमनाक तशद्दुद कर रही है और अफवाज पाकिस्तान भी बहुत मतलब रियासत के साथ खड़ी होकर आप लोगों पर बलूचिस्तान से बलूचिस्तान पर जुल्म सितम ढा रही है। आपका आर्टिकल भी, अच्छा मैं आप चूँकि ब्लॉगर भी हैं, आपका ब्लॉग भी मेरी नज़र से गुजरा, उसमें आपका बयानिया तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपके बयानिया तो बहुत मुस्बत अंदाज का और एक अच्छी सोच का है। इसके पीछे क्या राज है? देखिए ज़ारा, मैं समझता हूँ आपने कहा कि जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरी जनरल आसिफ गफूर से जो DGISPR थे वक्त के मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ कि इसको अगर हम ये कहेंगे ना कि मेरी मुलाकात, मैं समझता हूँ उनकी शायद मुझसे मुलाकात मेरी हुई, लेकिन उनकी जो मोहब्बत थी ना, वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं थी, वो किसी साद कलीम से नहीं है। उनकी उनकी जो मोहब्बत है वो मेरे थ्रू थ्रू बलूचिस्तान की जो यूथ है उनके साथ है, ठीक है। तो मैं जब उधर था तो मैं समझता हूँ ये उनकी मेरे साथ मोहब्बत पूरी बलूचिस्तान से मोहब्बत, ठीक है। और ये जो आपने मेरे आर्टिकल की बात की, देखें ये जो मैं बाय नेचर कोई मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं MS कर रहा हूँ, मेरे पास पढ़ाई का बहुत सारा बर्डन होता है, अपनी जॉब का होता है। मैंने आर्टिकल क्यों लिखा, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों, ट्विटर पे मैं इतना टाइम क्यों देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने जो ब्लॉग लिखा ना, आप यकीन करें, मैं जो चीज़ें देख रहा होता हूँ, देख देख के मेरे सर, मतलब मेरी एक ऐसी, मैं स्ट्रीट में चला गया था कि क्या हो रहा है, लोग मेरे सूबे को लेके, मेरे लोगों को लेके ये क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हर घर में जो है एक मिसिंग पर्सन है। मतलब खुदा का खौफ करें। अब मतलब मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, हम सब यहाँ रहते हैं, मेरे तो शहर में कोई ऐसा केस नहीं है, ठीक है? तो मैं समझता हूँ आज का, चाहे मैं हूँ या कोई भी नौजवान है, उसका ये फर्ज है कि वो उसका फर्ज है, उस पर कर्ज है बलूचिस्तान का कि वो बलूचिस्तान की एक हकीकी नुमाइंदगी करे। वरना मैं ये समझता हूँ, जो मेरा बिलीव है कि अगर जिंदगी का कोई हम नहीं कह सकते हम 30 साल जिए, 40 साल जिए या 60 साल जिए, एवरेज उम्र 60 साल है, ठीक है। मैं समझता हूँ अगर मैंने आज आवाज़ नहीं उठाई तो कल को दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी मुझे हराम है बलूचिस्तान के लिए, अगर आज मैंने अपने बलूचिस्तान की, अपने सूबे की, अपने लोगों की हकीकी नुमाइंदगी नहीं। तो मैंने जो ठीक है। ब्लॉग लिखा वो मैंने, जी, वो बिल्कुल ही मैंने जब बर्दाश्त की चीज़ें बाहर होने लगी तब मैंने वक्त निकाल के मैंने कहा ये मेरे पर आज फर्ज है कि मैं जो हकीकी पिक्चर है वो मैं पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने में रखूँ।
गुड। अच्छा, साथ हमें ये बताएं, जैसे हमने सुना है, जैसे अमूमी तासुर है कि जनाब, मजमूई तासुर है कि जनाब बलूचिस्तान के हर घर से एक एक फर्द जो है वो मिसिंग पर्सन है, और अफवाज पाकिस्तान उनको मिसिंग पर्सन में डाल देती है। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब बात की जाती है ना मिसिंग पर्सन की, इससे हमें थोड़ा सा पीछे अगर हम जाए तो हमें एक दौर दिखता है 2000 में, ठीक है, जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, ठीक है, BLA BLF लश्कर बलूचिस्तान, ये सारे जो ग्रुप्स थे ये एक्टिव थे, ठीक है। तो वो जो था वो उनका एक मैकेनिज्म था, मतलब हमारे सूबे को जो है उसका एक मकसद चेहरा दुनिया के सामने पेश करने का, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, ठीक है, वो 4th जनरेशन वॉर की, ठीक है। अब आज ये जो मिसिंग पर्सन माफिया है, ये इनका 5th जनरेशन वॉर है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कौन है, ठीक है। अब अभी अगर आप देखें, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो अटैक हुआ, ठीक है, अब ये जो लोग थे, क्या बलूचिस्तान के किसी पुलिस स्टेशन में आपको कोई रिकॉर्ड मिलेगा कि किसी ने आके कहा हो कि भाई ये फला नाम का जो बंदा था ये मतलब मिसिंग हो गया है या हमें इसके बारे में पता नहीं मिलेगा आपको। इनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ना, ये आपको इनका रिकॉर्ड मिलेगा मिसिंग पर्सन माफिया के पास। ये लोग यहाँ से उठ के जाते हैं अफगानिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में, वहां जाके ये ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। फिर ये आके हम पे हमला आवर होते हैं, ठीक है। ये हमारे जवानों का खून बहाते हैं, ये हमारे मासूम शेरियों का खून बहाते हैं, और फिर ये आगे बढ़ के फिर ये ड्रामा भी करते हैं मिसिंग पर्सन का। मतलब बैक वक्त इन लोगों ने 2 जंगें जो है ना वो शुरू की हुई है। एक मुसल्ला जो दहशत गर्दी है, या कि हमारा खून बहा रहे हैं, और उसके बाद फिर उन्हीं दहशत गर्दों को ये लोग मिसिंग पर्सन का नाम दे के फिर जनरेशन वॉर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी मैं समझता हूँ ये एक प्रोपेगेंडा, एक जंग है। अब देखें, मिसिंग पर्सन की बात होती है, आप देखें इस पे जो भी लोग सबसे ज्यादा वोकल हैं बलूचिस्तान में, ठीक है, मामा कदीर बलोच जो लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कोयटा में कैंप लगा के बैठे हुए हैं, इनके पास एक खातून होती है डॉक्टर महारान बलोच, ठीक है। ये सब जी कौन है, बिल्कुल। ठीक है। ये एक तरफ तो जो है डॉक्टर महारांग हो गई जो कि बड़ी एक्टिव है, ठीक है। एक तरफ तो रियासत की जो बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पे ये लाखों यूनिवर्सिटी की लाखों रुपए की डिग्री हासिल कर रही है, ठीक है। MBBS आपको पता है, ये कोई मैं या आप या कोई जो बलूचिस्तान का जो आम नौजवान है या कोई आम लोग तो नहीं हासिल कर सकते, इसकी तो लाखों रुपए की कीमत है। तो एक तरफ तो जो है ये इतने ये लोग जो है फायदे अवेल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे होते हैं कि रियासत जुल्म कर रही है। तो क्या ये समझ में आने वाली बात है? तो अच्छा, अब मैं आता हूँ एक दूसरी चीज की तरफ। देखिए, अब इसी खातून की अगर हम बात करें, मामा कदीर बलोच के मिसिंग पर्सन के कैंप में एक नाम होता है, एक तस्वीर लगी हुई है अब्दुल गफ्फार लांगो। वो क्या था, उसको मामा कदीर बलोच बताता है वो मिसिंग पर्सन था। वो इसी डॉक्टर मारांग बलोच का वालिद था, और ये डॉक्टर मारांग बलोच रियासत को चलिए सिखाने कानून ये बात करती है आइन की, जिसका खुद वालिद एक दहशतगर्द था, जिसका खुद एक वालिद आम बलोचों का, आम आवाम का जो है वो खून बहाने में मुलविस था, ये चले हैं रियासत को कानून सिखाने। ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, ठीक है। मैं समझता हूँ आज वैसे थे फजल में समझता हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं पाकिस्तान को, अपने जो मेरे लोग हैं उनको सामने में एक हकीकी पिक्चर रखूं अपने सूबे की, कि हम पाकिस्तान से नफरत करने वाले, अपने इदारों से नफरत करने वाले लोग नहीं हैं। यही तो वो लोग हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें गंवा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है पाक ईरान बॉर्डर के करीब FC के स्क्वाड पे हमला हुआ। वो भाई क्यों थे? वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो थे ना। वो बेचारे हमारे लिए अपने खून बहा रहे हैं, और ये लोग उठ के उनके ऊपर तनकीदें करते हैं। ये कहाँ समझ में आने वाली चीज है? अब ये कोई एक नाम नहीं है। अब अगर आपको याद हो, आप खुद माशाल्लाह सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, रिसेंटली एक वीडियो आई थी हस्बिया कमरानी नाम की लड़की, वो 15 से 16 साल की एक लड़की थी। उसकी 2-2.5 मिनट की एक वीडियो थी जिसमें वो रोते रोते अपने भाइयों के बारे में कह रही थी वो मिसिंग पर्सन है। उसका भाई सलमान कमरानी उसका भाई सलमान जी जी। कमरानी वो एक दहशत वो जो दहशतगर्द तंजीमों की जो आपस की जो जंग है वो उसमें उनकी वो मारा वीडियो है। तो बड़ी वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी बड़ी उनकी वीडियो। अब देखें आप, अब मुझे क्यों दुख होता है कि देखें, जब हमारे यहाँ बाशऊर तबका भी, जैसे कि वो जो है प्रोग्राम करते हैं, क्या नाम है उनका, इकरार हसन साहब ने वो उनके ट्वीट के ऊपर लिखा कि भाई जो जुल्म, और अरे बाबा आपको क्या पता, उसका भाई सलमान कमरानी तो दहशतगर्द था। वो आपस में BLA BRA BRF की आपसी जो जंगे वो उसका शिकार हुआ वो। और ये लोग, ये जो माफिया है, ये लड़कियों को, बच्चों को, इनको इस्तेमाल कर रहा है एक 5th जनरेशन वॉर में, कि बलूचिस्तान का एक मकशूदा चेहरा
ये पेश कर सकें, लेकिन हम करने नहीं देंगे, ठीक है ना, हम इनको कामयाब होने नहीं देंगे, ठीक है। ये हमारा वादा है अपने बलूचिस्तान के लोगों से, अपनी कौम से और अपनी पाकिस्तान से, ये हमारा वादा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसे में आपको और बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ। राशिद हुसैन का प्रोपेगेंडा हुआ, ठीक है, फरीदा बलोच उसके पीछे बड़ी एक्टिव होती हैं, और ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो आपका टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ये चंद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आज भी मामा कदीर के आप अकाउंट पे जाएं, डॉक्टर मेहरान के आप अकाउंट में जाएं, आपको यही नाम मिलेंगे। राशिद हुसैन का मिलेगा, हासिदिया कमरानी की वीडियो मिलेगी, डॉक्टर मेहरान के अपने वालिद का के बारे में वो बात उठा रही होती हैं, अब्दुल गफ्फार लांगो, ये सारे जो थे ये दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा थे, ठीक है। ये एक तरफ तो हमारा खून बहाते हैं, और फिर दूसरी तरफ ये ऐसे लोग जो है उनको जो है बड़ा जो है वो कोई पीसफुल सिटीजन के तौर पे जो ये पेश करते हैं, मतलब जो ये कि एक घिनौनी साजिश है। नेटवर्क का नेक्सस है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो उनका मतलब एक ताना बाना है, एक ही नेटवर्क है पूरा दहशतगर्दी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपस में समझे, ये इनका सियासी विंग है, ठीक है, ये इनका सियासी विंग है। ठीक है। अच्छा इसके साथ मुझे ये भी बताएं कलीम, साद कलीम साहब कि ये जो हमारे जो बलूचिस्तान के जो लीडरान हैं बलोची कौम के, इनका बलूचिस्तान की तरक्की में और तनज़्ज़ुली में कितना किरदार है? देखें मैं ये समझता हूँ रहनुमा है या जो भी तमाम मामला। देखिए मैं ये समझता हूँ, आज ये बात की जाती है ना कि बलूचिस्तान वो सूबा है जो कि सबसे पीछे रह गया। वो क्यों पीछे रह गया? वो हमारे इन्हीं सियासी जो हमारे लीडरान हैं, जो ये बडेरान हैं, ठीक है, जो बडेरा शाही है, इन्हीं की वजह से पीछे रह गया है। एक इनकी वजह से, और इनकी ये जो दूसरी जो लिसानी सियासत है ना, जो डिवीजन की सियासत है, इसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। ये जो भी ये जो आज बातें कर रहे होते हैं, मैं अगर नाम लूँ भी, अख्तर मेंगल हो गए या जितनी भी डॉक्टर मालिक हो गए, सारे क्या ये क्या वजीर आला नहीं रहे बलूचिस्तान के? ये अपने अपने वक्त में ये करके दिखाते हैं ना। इन्होंने अपने इलाके नहीं बनाए, इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसियों में काम नहीं किया, ये पूरे बलूचिस्तान की क्या बात करते हैं? मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का नौजवान ये समझता है, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है आज, ये कौम परस्ताना सियासत है, ये लिसानी सियासत है, ये बडेरा शाही है। जिस दिन बलूचिस्तान का एक आम नौजवान आगे आएगा ना, ठीक है, मैं समझता हूँ उस दिन जो है ना बलूचिस्तान की असल कि वो मुझे बहुत उम्मीद नजर आ रही है। आपका जो जोश और बलबला है, इंशाल्लाह वो वक्त करीब है। अल्लाह मियां आपको जिंदगी दे, आपको हौसला मजीद आपको हौसला दे कि वो वक्त करीब है जब बलूचिस्तान का आप जैसा जहन, आप जैसा पॉजिटिव सामने आएगा तो ना सिर्फ बलूचिस्तान तरक्की करेगा बल्कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसके साथ मुझे ये भी बताइए प्लीज कि गवादर के हवाले से हमने बड़ी कॉन्स्पिरेसी का ये सुनाया है, बड़े सारे हमारे सीनियर सहाफी भी ये बात कर रहे होते हैं, बलूचिस्तान के अंदर से भी आवाजें सुनने को मिल रही होती हैं कि जनाब गवादर जो है वो हरगिज भी बलूचिस्तान को किसी सूरत से माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं करने वाला। आप क्या कहेंगे? देखिए जरा, मैं ये समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, जिसका दिल है सीपेक, और सीपेक का दिल है ग्वादर, ठीक है, सीपेक का दिल है ग्वादर। आज से अगर चंद साल हम पहले जाएं, ग्वादर हो गया, इसके आसपास के जो एरियाज हो गए ना, यहाँ पे एक रोड तक की भी सहूलत नहीं थी, ठीक है। अगर आप जाते थे ग्वादर तो अगर 8 घंटे का सफर है कराची से, तो फिर आपको 16-17 घंटे लगते थे, ठीक है। आज अगर आप देखें ग्वादर जो पोर्ट है, ना कि सिर्फ वो ऑपरेशन हो चुका है, ग्वादर एयरपोर्ट जो है उस पर काम जो बर्फ रफ्तारी से जारी है, ठीक। इंडस्ट्रियल जोन जो है वो ग्वादर में, डेरा मुराद जमाली में, हब में, उथल में, ठीक है, हर जगह जो है उन पे काम बड़ी पेशरफ से जारी है, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा आसिम सलीम बाजवा साहब जो चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी है, उन्होंने अनाउंस किया होशाब से लेके आवारान तक का जो रोड जो है एम ए, ठीक है, उस पर काम जारी है, ठीक है। तो देखिए बलूचिस्तान की तो जो बेचारी आवाम है वो तो एक इन सरदारों ने, बडेरों ने तो उनको एक रोड तक नहीं दिया था। तो ये सारा सीपेक की के तो जरिए देखिए ना, रोड से लेके अब आज 2 दिन पहले अगर आप देखें जो चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी, उनका एक ट्वीट आया कि उन्होंने कहा कि ये जो सीपेक जो एक कॉरिडोर है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रेड कॉरिडोर, ये एक डिजिटल कॉरिडोर बनने जा रहा है। जो जो बात होती है इंटरनेट की सहूलियात की, अभी देखिए जब ये डिजिटल कॉरिडोर उन्होंने कहा कि कुंजराब से लेके इस्लामाबाद तक काम हो चुका, अब उन्होंने नेक्स्ट अनाउंसमेंट किए, नेक्स्ट फेज में इस्लामाबाद से ग्वादर तक होगा। जब ग्वादर तक होगा तो फिर ये एक जो ट्रेड कॉरिडोर बन चुका है, ये डिजिटल कॉरिडोर बनेगा। हमारे पास इंटरनेट की सहूलियात जो कि तालिब इल्म जो है जिसका शिकवा कर रहे होते हैं वो मैसर होंगी, तो उससे किसको फायदा है? आम बलूचिस्तान के आवाम को फायदा है ना, कि जिनके पास एक रोड तक नहीं था।
اب دیکھیں میرا تعلق ہب چوکی سے ہے، ٹھیک ہے، اب میرے شہر میں ہب کول پاور پلانٹ لگا، ٹھیک ہے، اب اس سے 2000 لوگوں کو روزگار میسر آیا، تو جو کہ میں خود گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ کس کا فائدہ ہے؟ بلوچستان کی عوام کا فائدہ ہے نا. تو میں یہ جی سمجھتا ہوں کہ سی پیک ایک طرف تو پورے ریجن کے لیے گیم چینجر ہے، بلکہ خاص طور پہ بلوچستان کی عوام کے لیے بھی وہ فیٹ چینجر ہے. اور خاص طور پہ جب سے جو چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ صاحب نے جب سے اپنا آفس ازیوم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں جو برف رفتاری دیکھنے کو ملی ہے سی پیک میں، ہم سب جو ہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بلوچستان میں وسائل کی کمی ہے، جدید تقاضوں کا بھی فقدان ہے، جیسے کنیکٹیوٹی ایشوز، اس تمام معاملہ. تعلیم کے بھی حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے تعلیم نہیں ہے کہ جیسے دیگر صوبوں میں ہے، اور دیگر وسائل اور ملازمتوں کا مسئلہ، یہ تمام مسائل. تو اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں ذرا میں آپ یہ کیا سمجھتا ہوں تجزیہ دینا چاہیں؟ دیکھیں ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسائل ہیں، ٹھیک ہے، مسائل ہیں بالکل ہیں، ٹھیک ہے. اب بات ہوتی ہے کنیکٹیوٹی کے. میں ابھی آپ سے جو مخاطب ہوں جو انٹرنیٹ کے ذریعے، یہ دیکھیں میرے گھر میں وائی فائی نہیں لگا ہوا، لیکن یہ ڈیٹا کنیکشن ہے جو میرے پاس چل رہا ہے، لیکن کتنا اچھا چل رہا ہے. تو مسائل ہیں لیکن ان انٹیریئر ایریاز میں ہیں. اینڈ آئی تھنک اگر میں سندھ کے انٹیریئر ایریاز میں چلا جاؤں وہاں بھی مسائل ہیں، پنجاب کے اگر میں انٹیریئر ایریاز میں چلا جاؤں وہاں بھی مسائل ہیں. جو مسائل ہیں یہ ہم سب کی کلیکٹیولی مسائل ہیں، اور جنہیں ہم سب نے مل جل کر ہی جو ہے نا وہ. لیکن ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسائل تو ہیں، ٹھیک ہے، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو یا چاہے صحت کا شعبہ، مسائل تو ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی جس طریقے سے جو ہے نئی جو حکومت آئی ہے وہ جس طریقے سے اقدامات کر رہی ہے، اب جیسے کہ ہم صحت کی بھی ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو ابھی کووڈ کا جو مسئلہ تھا، اب دیکھیں کووڈ کی صورتحال کو جس طریقے سے بلوچستان میں ہینڈل کیا گیا ہے کہ سب سے کم کیسز بلوچستان میں سامنے آیا ہے نا. اور اس میں میں بالکل جو ہے میں کھل کے جاؤں، میں جو ایف سی کا ہمارے کردار رہا ہے لاک ڈاؤن کے دنوں میں، انہوں نے جو غریب عوام کی جس طریقے سے گھر گھر پہنچ کے جو ہے وہ راشن پرووائڈ کیا ہے، اور جو اس کے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے سدن کمانڈ نے جو ہے اس طریقے سے جو ہے سول حکومت کے ساتھ مل کے ایک بہترین کوآرڈینیشن جو ہے وہ بلڈ کیا. بلوچستان کی عوام جو ہے اس کردار پہ اپریشیٹ کرتی ہے، اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ مسائل ہیں. دیکھیں جو مسائل ہیں نا، اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلی جائیں وہاں بھی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، انٹیریئر پنجاب میں چلی جائیں وہاں بھی مسائل ہیں. مسائل ہم سب کے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب انٹیریئر بلوچستان میں بھی مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں یہ ہم سب کی کلیکٹیو پرابلمز ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس کو مل کے ہم سورٹ آؤٹ کریں گے. اور بلوچستان کا جو عام نوجوان ہے وہ کافی حد تک آج جو ہے وہ مطمئن ہے. ٹھیک ہے. بلوچستان کا نوجوان جو ہے، جیسے آپ ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کے حلقہ احباب ہیں، اور دس بات آپ وہاں کے مقامی ہیں، تو مجھے بتائیں جو بلوچستان کا نوجوان ہے جو آپ کے ایج گروپ کا ہے، وہ ریاست پاکستان کے کتنا حق میں، یا خدا نہ کرے آزادی چاہتا ہے، یا وہ افواج پاکستان میں کتنا حق میں، یا وہ نفرت کا پہلو ہے جیسا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ اس میں کتنی میں پھر کہوں گی کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ کیا بلوچستان کا نوجوان واقعی ریاست کے ساتھ آزادی چاہ رہا ہے؟ کیا بلوچستان کا نوجوان واقعی اپنی سیکیورٹی فورسز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ سیکورٹی فورسز سے وہ کس نظر سے دیکھتا ہے یا نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، دیکھیں اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بدقسمتی سے بلوچستان سے جو ریئل وائسز ہیں نا ان کا فقدان ہے، ٹھیک ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ یا سوشل میڈیا سے، ٹھیک ہے، جو ریئل وائسز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ والنٹیرلی وہاں موجود ہیں، اس کے فقدان ہونے کی وجہ سے میجر گورو آریہ جیسے لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ میرے پاس فلاں کا نمبر ہے اور فلاں کا نمبر ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بالکل. جو انڈیویجول کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہے. وہ ان کی باتیں کر رہے ہیں جو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، جو لندن میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں. تو وہ تو بلوچستان کے نمائندے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو بلوچستان کے نمائندے ہیں ہی نہیں. وہ اگر بلوچستان کے نمائندے ہیں تو بھائی وہ آؤ بلوچستان آ کے بیٹھو نا. بلوچستان کا نمائندہ بلوچستان کا نوجوان ہے جو کہ بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اگر ہم سے کسی نے وفاداری کی ہے یا نبھائی ہے تو وہ صرف جو ہے ہماری افواج ہے، ٹھیک ہے، جو چاہے ایف سی ہو یا چاہے جو ہماری پاک فوج ہے، صرف انہوں نے نبھائی ہے. دیکھیں میں آج آپ کو ایک سچی بات کہتا ہوں، آج میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، ہم نے وہ وقت دیکھا، یقین مانے میں انٹر میں تھا، فیڈرل بورڈ تھا، بڑا ٹف ہوتا تھا، کنسپچل پیپر ہوتے تھے، صحیح رات جا کے پڑھنا ہوتا تھا.
12 बजे के बाद ना यही मेरा कमरा होता था, फायरिंगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। एक तरफ मेरे सामने मेरी किताब खुली होती थी और दूसरी तरफ फायरिंगों की आवाज़ें होती थी। एक अलग सा, देखिए दहशतगर्दी तो पूरे पाकिस्तान में देखी है, लेकिन वो जो एक माहौल होता था ना, वो माहौल एक मैं उसको बयान नहीं कर सकता। एक तरफ मेरे सामने पढ़ाई है, किताबें, और दूसरी तरफ वो एक खौफ है, ठीक है। मैं जब निकलता था यूनिफॉर्म में, ठीक है, दुकानों को ये कहा गया था कि भाई आप लोग देखो, लोग तो जो है ना वो दुकानों पे लिखते थे कपड़े की दुकान है पाकिस्तान का लाड डिपू। लोगों को तो प्यार था पाकिस्तान से, प्यार है पाकिस्तान से, लेकिन ये जो है पर्चियां फेंक फेंक के जाते थे कि नाम बदल लो वरना आपको मार के चली जाएंगे, ठीक है। ये अब कौन मैं जो लोग हूँ, पर्चियां फेंक के जाते थे? यही दहशतगर्द BLA BRF जब इनका जोर था बलूचिस्तान में, अगर हम 2000 सन 2000 की बात करें, तब ये जो हरकतें करते थे। तो अब हमने तो देखे ना, देखिए लोग ये कहते हैं कि आप तासुर ये कि जैसे कि ये पाक फौज जो है BLA के खिलाफ है या BLA के खिलाफ है, नहीं। ये जंग जो है ना, ये जंग आम बलूचिस्तान के नौजवान की, बलूचिस्तान की आवाम की जंग है, ठीक है, जिसमें पाक फौज अपना किरदार अदा कर रही है हमारे दिफा में। हमने जो है ना वो खौफ और हिरास के वो दिन देखे हैं, ठीक है। मैं PF कॉलेज मसूर में पढ़ता था, मैं अपने यूनिफॉर्म में, मेरी वालदा मुझे दुआएं पढ़ पढ़ के फूंक फूंक के मुझे घर से भेजती थी, ठीक है। वो दौर हमने देखा है, ठीक है, हमें पता है कौन हमारा मुहाफिज है, कौन हमारा मुहाफिज नहीं है, ठीक है। आज जो हम आई बिलीव जो हमारी आज है, वी ओ दिस टू आवर आर्म फोर्सेस, ठीक है। मेरी वालदा जो है वो 19 ग्रेड की ऑफिसर थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थी एजुकेशन फीमेल। वो स्कूल्स में जो है वो तराने जो थी वो कहती थी कि तराने जो है चलेंगे, ठीक है, लेकिन वो पर्चियां फेंक के जाते थे कि तराने नहीं चलेंगे, ठीक है। ये दहशतगर्द माफिया। मुझे याद है जब मेरी वालदा घर से निकलती थी मैं कितना डरा हुआ होता था, ठीक है। बलूचिस्तान की जो आवाम है उसने अपना फैसला उस वक्त भी सुना दिया था जब यहाँ दहशतगर्द मुनज़्ज़िम थे कि ये पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। हमने अपने स्कूलों में ना कभी तराने रोके, ठीक है। जब मेरी वालदा भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थी तब भी तराने चलते थे, ठीक है। बलूचिस्तान की तो आवाम का एक फैसला लाउड एंड क्लियर है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अपनी अफवाज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान की जो नौजवान है, जो आपका एज ग्रुप है, मैं हालांकि आप अपने सवाल में बता चुके हैं, अपने जवाब में बता चुके हैं, मगर मैं एक मरतबा फिर इस चीज़ को पूछना चाहूँगी, और यही मेरा आखिरी सवाल होगा इस सेशन के हवाले से, कि बलूचिस्तान की जो नौजवान है, जो आपका एज ग्रुप है माशाल्लाह, वो कितना कौम परस्त है और कितना वतन परस्त है, पाकिस्तान का हामी है और कितना कौम परस्ती जाने वाला देखें ज़रा, मैं ही समझता हूँ कि देखें अगर तो कौम परस्ती, देखें हर कौम को जो है ना, देखें अपने लोगों से मोहब्बत होती है, ठीक है। जो मेरे लोग हैं ऑब्वियसली ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये भी मैं अपने लोगों के लिए बैठा हूँ ना, कि मैं अपने लोगों की जो है वो एक रियल तर्जुमानी कर सकूँ ना। तो मैं कौम परस्त भी हूँ, मुझे अपनी कौम से मोहब्बत है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी ये मोहब्बत अगर मुझे तकसीम की तरफ रागिब करती है, ठीक है, अगर तकसीम की तरफ रागिब करती है, तो मैं ऐसी कौम परस्ती पे मैं लानत भेजता हूँ, ठीक है। और ऐसी कौम परस्ती है जिसने पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को जो है ना वो नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है, ठीक है, वो कमिटेड है और उसको पता है कि वो क्या चीज़ है, वो क्या अवामिल है जिन्होंने आज तक हमें ज़ुबोहाली में और अंधेरे में रखा, और वो कोशाएं हैं, ठीक है। वो इस जद्दोजहद में वो कमिटेड है, और वो समझते हैं कि यही वो अनासिर हैं, यही वो सोच है जो कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन पाकिस्तान है, तो ठीक है। हम सब है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी। ठीक है, इसी के साथ एक बस एक लिंक करती चलूँ कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क और हमारा दुश्मन, असल से दुश्मन मुल्क भारत है, वो उसका इन्फ्लुएंस कितना है बलूचिस्तान के अंदर, और वो जो बलूचिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा करता है, जिस तरीके की वो बातें करता है अपने चैनल्स पे उन्होंने किया है, वो उसमें मतलब वो आया कितनी सच है, और क्या उसका जो वो नेगेटिव मंफी प्रोपेगेंडा है वो क्या बलूचिस्तान के नौजवान किस तरीके से तोड़ रहे हैं या तोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं मंफी प्रोपेगेंडे को। ज़रा आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और देखें इस सवाल पे आने से पहले ना, मैं सबसे पहले अगर हम थोड़े से इंटरनेशनल हालात को देखें, ठीक है। देखें भारत जो है ना खुद अपने अंदर एक इंतशार का शिकार है, ठीक है। वो जो एक मोदी की एक इंतहा पसंदाना एक इंतहा पसंद हुकूमत है, उसकी वजह से उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया है। आज 350 से ज़्यादा दिन हो गए हैं वहाँ कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीर में जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है, ठीक है, जो खुद कश्मीरियों की है,
اس کو دبانے کے لیے پاکستان، کیونکہ اب کشمیر ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا اور پاکستان کا اس پہ، پاکستان کی عوام کا اس پہ ایک کلیئر موقف ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. تو بھارت کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر بلوچستان میں کچھ لوگوں کو پیسے دے کے خرید لے گا، ٹھیک ہے، یا جو ہے ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو بھارت یہ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ذرا، چند انڈیویجول کو آپ خرید کے اگر ایک فیبریکیٹڈ جو ہے نا ایک پکچر پیش کرنے کی کوشش کریں تو وہ فیبریکیٹڈ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آرٹیفیشیل ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آن گراؤنڈ ٹھیک ہے ان طریقوں سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کشمیر جو ہے، کشمیر کی جو اسٹرگل ہے وہ انڈیجنس اسٹرگل ہے، اور بلوچستان کا جو نوجوان ہے، جو ریئل نوجوان ہے، وہ پاکستان سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ اس سوچ کو بخوبی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس سوچ سے بخوبی واقف ہے، اور وہ اس کے لیے ہم وقت تیار ہے کہ کیسے اور کہاں ان پروپیگنڈاز کو جو ہے نا بے نقاب بھی کرنا ہے، اور ان کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بس یہ خواب ہی دیکھیں. ٹھیک ہے، بلوچستان کا نوجوان تیار ہے، اور جو ہے ماشاء اللہ. انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کو جواب دے گا، ہر پلیٹ فارم پہ ان کو جواب دے گا. چلے پاکستان زندہ باد کا ایک نعرہ لگا دیں پھر. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ زندہ باد. ذرا. اچھا، آپ کے اس وقت کے ساتھ میں ایک بات کہتی چلوں کہ میری کچھ لوگوں سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا، میرے جیسے دوست ہیں، احباب ہیں، کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پہ جو منفی تاثر ہے یا منفی پروپیگنڈا اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ حاوی ہوئے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے ابتدائیہ میں اپنے کہا تھا، انٹرو میں اپنے کہا تھا کہ آپ کا جو میں نے پروفائل دیکھا وہ بڑا پازیٹیو تھا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ ماشاءاللہ جو دائیں بازو کے لوگ ہیں، جو رائٹ ونگ ہیں، وہ جو حاوی ہیں اور وہ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہماری رائٹ ونگز کو بھی اب تھوڑا سا ہوش آیا ہے، اور وہ بھی اب اپنے الفاظ کا اظہار کرنے لگے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بات کرنا چاہوں گی، ان کے ساتھ مطلب یہ اس سلسلے کا پارٹ 2 ہوگا. تو یہ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگا، اور میری خواہش ہوتی کہ اللہ کرے کہ جس طریقے سے یہ لیفٹسٹ چھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے آپ جیسے لوگ آئیں، اور وہ ماشاءاللہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. میں بہت آپٹمسٹک ہوں آپ جیسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ ملک کا مستقبل انشاءاللہ تاریخ نہیں ہے، انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ جب راج کرے گا پاکستان. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. پاکستان اللہ زندہ حافظ. باد. تھینک یو سو مچ ذرا. اللہ حافظ.